गुड मॉर्निंग क्लास। कल की बात का असर आज क्लास में दिख रहा है। गुड। ऐसी व्यवस्था बनाए रखिएगा आप लोग शांतिपूर्वक। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो है कांग्रेस का विभाजन, बंगाल विभाजन, सारी बातें बता दी थी। सब टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हैं। एक वर्ड मैंने कल बोला था जिसका नाम था क्रांतिकारी। क्रांतिकारी का मतलब क्या होता है और क्रांतिकारी में अक्सर वो कौन लोग जोड़ते हैं। तो कई लोग ये सोच रहे होंगे कि कल सर ने एक और वर्ड का यूज़ किया था जिसका नाम था नौजवान। और अगर हम आपसे पूछें कि नौजवान क्या होता है या जो युवक होते हैं, यूथ इनको कहते हैं, इनका क्या मतलब होता है, तो आप लोग इसको कैसे सोचते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को कि यूथ और क्रांतिकारी, नौजवानों का क्रांतिकारीकरण में या फिर क्रांतिकारी घटनाओं में बड़ा ही योगदान था। और नौजवान को ऐसे समझ लीजिए कि बस वही अंदाज कि लगा दे आग पानी में। तो वो जुनून, वो जज्बा जिन व्यक्तियों में भर जाता है वो एक क्रांतिकारी के रूप में उभर के आते हैं। और इन चीज़ों को, इन गुणों को, इस एट्रीब्यूट्स को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे अच्छा एक प्लेटफॉर्म नवयुवकों में तैयार होता है। तो ये छोटी बात मैं थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग समझें कि अभी तक इससे पीछे की जो घटनाएं हो रही थी उसमें आप देख रहे थे कि उदारवादी विचारधारा के लोग थे और उग्रवादी विचारधारा के भी लोग थे। उग्रवादी विचारधारा के भी लोग थे। इससे पहले की घटनाएं ये थी। लेकिन जब कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस का जैसे ही विभाजन हुआ तो उदारवादी विचारधारा के लोग और उग्रवादी विचारधारा के लोग आपस में क्या हो गए, अलग हो गए। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि आपस में फूट पड़ गई थी। और किसके कारण फूट पड़ी थी? अंग्रेज़ों के द्वारा कौन सा चारा फेंका गया था? लेजिस्लेटिव असेंबली में सुधार करने के लिए। गुड। तो अब हुआ क्या, अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन। तो इसको शुरू करने से पहले एक बात और आप लोग जान लीजिएगा कि क्रांतिकारी आंदोलन बहुत सारे हुए, बहुत सारी घटनाएं हुई उसमें, और उसको एक बार में पूरा नहीं पढ़ा जा सकता। चाहे तो पढ़ा सकते हैं बट क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी और वीडियो लंबा होने के कारण अपलोड भी करने में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसको जो है हम दो फेज में डिवाइड कर देंगे, फेज 1 और फेज 2। यहाँ वीडियो अपलोड का ही रीज़न नहीं है, एक और भी बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जो हम क्रांतिकारी आंदोलन फेज 1 से जोड़ के देखेंगे उसकी पृष्ठभूमि जो होगी बंगाल विभाजन और कांग्रेस विभाजन को दर्शाएगी। और जब हम फेज 2 क्रांतिकारी आंदोलन का चरण 2 शुरू करेंगे, दूसरा चरण शुरू करेंगे, तो वह जो है असहयोग आंदोलन, उसमें जो होगा असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि होगी। मतलब कि पृष्ठभूमि का मतलब आप लोग कुछ समझते हैं, जैसे किसी चीज़, किसी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसके बैकग्राउंड को जानना, आखिर क्या था, अगर ये इसकी नौबत क्यों आई। तो अगर फेज 1 प्रथम क्रांतिकारी आंदोलन, प्रथम चरण की क्रांतिकारी आंदोलन की नौबत अगर क्यों आई तो उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, ऐसा क्या रीज़न था, उस चीज़ को देखेंगे हम अभी। और फेज 2 में देखेंगे असहयोग, जब हम गांधी जी को पढ़ाएंगे 1919 से लेकर के 1947 तक की घटना को जब हम पढ़ाएंगे और उसमें जब हम असहयोग आंदोलन को पढ़ाएंगे तो आपको फेज़ 2 से ला कर के लिंक कर देंगे। और फेज़ 2 के बाद हम देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो क्रांतिकारी आंदोलन की घटना, भगत सिंह और लोग भी थे उसमें, जो भी बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और जब दूसरे चरण की वीडियो बनाएंगे उसमें भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए समय को लॉस ना करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग।
तो हेडिंग कुछ कॉपी में इस तरीके से आप लोग लिखिएगा, क्रांतिकारी आंदोलन प्रथम चरण। हमने कहा क्रांतिकारी, अभी मैंने नौजवान की डिफिनीशन दी, तो हम यहाँ तीन फैक्टर यहाँ पे रखेंगे। एक उग्रवादी विचारधारा के लोग और एक उग्रवादी विचारधारा के लोग। उसके साथ साथ इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके बिना ये चीज़ बिल्कुल अधूरी रह जाएगी। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि कांग्रेस के विभाजन के बाद ये दोनों गुट आपस में डिवाइड हो चुके थे। तो इनकी जो विचारधारा थी, इनकी उदारवादियों की जो विचारधारा थी, आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, उससे काम नहीं चलने वाला। वो चाहे आज का समय हो, चाहे उस समय का समय था। कुछ देर के बाद देखा गया कि उदारवादियों की विचारधारा पे अगर हम चलेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, रियायतें लेकर कब तक अपनी ज़िंदगी काटेंगे? समझ रहे हैं इस चीज़ को? आपका जो हक है, अधिकार है, वो मिलना ज़रूरी है। अपने ही देश में स्वतंत्र न रहें, ये कितने दुर्भाग्य की बात है। तो समझिएगा इस चीज़ को। नौजवान, तो इनकी जो विचारधारा थी, उनकी विचारधारा से नौजवानों का जो है मोह जो था, प्यार था, वो क्या हो गया? भंग हो गया, विखंडित हो गया। समझ गए इस चीज़ को? लेकिन उग्रवादियों की विचारधारा में कुछ ऐसे तत्व थे जिनको एक्सेप्ट किया जा सकता था, तो इनके कुछ आदर्शों को अपनाया गया। और जब कुछ आदर्शों को अपनाया गया तो नवयुवकों में कहा जाता है कि ऐसे विचार आने लगे, जैसे कहा जाता है कि मेरी कलम मेरे जज्बातों से कुछ इस कदर जुड़ चुकी है कि अब अगर इश्क भी लिखते हैं तो इनकलाब लिख जाता है। सही कह रहे हैं उस चीज़ को। हाँ, तो ये अच्छा, कोई बताएगा ये स्टेटमेंट किसका था? ये लाइन किसकी थी? गुड, भगत सिंह की लाइन थी, जो मैंने अभी बोला। ये लाइन भगत सिंह ने बोला था, और भी बहुत कुछ लोगों ने कहा था, लेकिन मैं एक क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत करने से पहले इस कोट्स को मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि आप नौजवान और क्रांतिवीरों को उस भाषा में समझ सकें। यहाँ से क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई, स्टार्ट हो गया क्रांतिकारी आंदोलन। अब एक बात ज़रा देखिएगा, इससे पहले की जो घटना थी, 1907 हो गया, 1905 हो गया, बड़े शांति तरीके से, उतना उसमें कोई ऐसा मार काट या फिर ऐसी कोई घटनाएं हुई, लेकिन उस लेवल पे नहीं हुई भी तो उस एक समाज में, एक जनता में ही हुई जो अपने लोगों को ही क्षति पहुंचाएगी। ठीक है, लेकिन अब क्रांतिकारियों का जब समय आया, क्रांतिकारी आंदोलन की जब शुरुआत होगी, तो आप इसमें देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप जो है, यहाँ पे अगर किसी की हत्या भी हो रही है तो वो ब्रिटिश अधिकारी है। मतलब कि इसमें होने वाली हत्याएं या फिर मारपीट जो भी हो रहा है, वो बिल्कुल डायरेक्ट ब्रिटिश हुकूमत को अफेक्ट कर रहा है, उस पर इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो इन चीज़ों को हम समझते हुए जब चलेंगे तो अब आपके दिमाग में एक थोड़ा सा एक डायग्राम बनना शुरू हो गया होगा कि अब आगे होने वाला क्या है। तो ऐसी कुछ महत्वपूर्ण इनमें घटनाएं हैं, उनको आप याद रखिएगा। पीटी एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। जैसे कि 1904, इसमें जो वी डी सावरकर जी थे। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, आप अपने सोचने की कला, पढ़ने की कला और किसी चीज़ों को याद करने की कला आप अपने अंदर खुद से डेवलप कीजिए। इसको हम ना बताएंगे और ना कोई आपको किसी बुला करके उसको मतलब पिला नहीं देगा कि कोई दवा की आप जो है इन सब चीज़ों को याद कर लें। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए कि मैंने अभी कुछ इंग्लिश में लिखा, कुछ हिंदी में लिखा, एक बार आंखें बंद जब करेंगे तो आपको ये पूरा फिगर याद होगा, इंग्लिश और हिंदी का, ना कि वी डी सावरकर का। अब इंग्लिश में क्या था? वी डी था, हिंदी में क्या था? सावरकर था। ये चीज़ें इतनी जल्दी एक्सेप्ट आपको होंगी। ठीक है, तो आप अपना तरीका पढ़ने का बनाइए, हमारे तरीके से मत चलिए। हमारे कंटेंट को आप बिल्कुल एक्सेप्ट करिए, लेकिन तरीका आपका होना चाहिए, क्योंकि फ़ाइट आपको करनी है। ठीक है, तो 1904 में हम देखेंगे वी डी सावरकर ने महाराष्ट्र में एक अभिनव भारत क्रांतिकारी
संगठन की स्थापना की, संगठन की स्थापना की, जिसमें एक लोग थे, इसका नाम था लक्ष्मण कन्हारे। नाम याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हमने एक इससे पहले जस्ट इसके पहले मैंने एक बात बोली थी कि इसमें जितनी भी हत्याएं हुई, जितने लोग को भी मारा गया, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश से रिलेटेड थे। वो डायरेक्टली बिल्कुल इंटरलिंक उनसे थे, उनका कनेक्शन बिल्कुल ब्रिटिश हुकूमत से था। तो इसमें देखा गया कि लक्ष्मण जो कन्हारे थे, नासिक में, नासिक के जो डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनकी हत्या कर दी। किसने की? लक्ष्मण कन्हारे ने। एक घटना हुई, कब हुई? 1904 में। ठीक है, इसके ठीक 4 साल के बाद, हमने कहा ना कि सन को कैसे याद रखने का तरीका है कि आप उसको डायरेक्टली ना याद करके ईयर वाइज उसको ऐड करके याद करिए। 1908 में, 1908 में खुदीराम बोस और एक लोग और थे, प्रफुल्ल जी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल जी ने क्या किया कि एक जज थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड। इनको कहा जाता था कि बहुत ही बदनाम जज थे। बदनाम से क्या समझते हैं? बदनाम कौन होता है? जिसका नाम होता है। इज्जत उसी, बेइज्जती उसी की होती है जिसकी कुछ इज्जत होती है। मतलब कि ऐसा रहा होगा कि ये पहले बड़े नामी रहे होंगे, इनकी कुछ इज्जत रही होगी, और ऐसे कुकर्म इन्होंने बाद में कुछ किए होंगे इनको, जो बाद में क्या हो गए? बदनाम हो गए। अब बदनामी का दंश झेल ही रहे थे, तब तक खुदीराम बोस और प्रफुल्ल ने इनको इनकी हत्या का एक असफल प्रयास किया। और जब एक जज की हत्या का असफल प्रयास करेंगे तो बचना तो वहाँ मुश्किल था ही। तो ऐसे कंडीशन में अगर हो सकता है कि असफल की जगह सफल प्रयास किए होते तो कुछ कल्याण हो सकता था, लेकिन इन लोगों ने कैसा प्रयास किया? असफल प्रयास किया। और इसके बाद खुदीराम बोस को फांसी हो गई और प्रफुल्ल चाकी जो थे, इन्होंने आत्महत्या कर लिया। क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। तो एक बात आप देख रहे हैं, क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत, जब क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना होने लगी, तो अब पहले जैसे घटना नहीं हो रही थी कि हाँ सांप्रदायिक कुछ ऐसी होगी, अपने लोग उसमें मरे, अपना ही नुकसान हुआ, अपने को आज़ादी चाहिए थी, अपने को स्वतंत्रता चाहिए थी, अपने लोग हम लोगों ने जान गंवा दी। लेकिन अब इसमें क्या हुआ? क्रांतिकारी नवयुवकों की सोच थी। ठीक है, नवयुवकों की ये सोच थी। तो अब क्या हुआ? 1904 की घटना, 1908 की घटना लेकर के, और एक घटना और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1909 की। 1908 के एक साल जस्ट बाद एक नाम बहुत ही फेमस है, मदन लाल ढींगरा, जो कि ये लोग तो अभी इंडिया में ही ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर रहे थे। डायरेक्ट कहाँ पहुँच गए? लंदन पहुँच गए, और लंदन में जाके कर्जन वायली की हत्या कर दी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट वही चीज़ें हैं, जैसे सन हो गया, सन के साथ साथ लोगों के नाम, जितने भी क्रांतिवीर थे उनका नाम, और नाम के साथ वो शख्स या फिर वो ब्रिटिश अधिकारी जिनकी हत्या की गई थी। समझ गए इस चीज़ को? तो अब यहाँ ये सब इतनी जब घटनाएं होने लगी, बैक टू बैक, समझिए किलर कहा जाता है ना, कि जब इतनी घटनाएं होने लगीं तो पूरे देश में एक गदर सा जैसा माहौल छा गया। गदर मतलब समझते हैं? मार काट। गदर मूवी तो आपने सनी देओल की आप लोगों ने देखी होगी, देखी है कि नहीं देखी है? हाँ, हमारा भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ये सोच भी आपके अंदर होनी चाहिए, ये जज्बा भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देश के आप लोग क्या हैं? भविष्य हैं, और समाज के क्या हैं? दुश्मन है क्या आप लोग? हाँ, समाज के आप लोग नियंत्रण करता भी हैं। तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा।
एक देश में, पूरे देश में जो है एक गदर जैसा माहौल बन गया। और ये गदर, ये जो हत्याएं हो रही थी अपनी स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त करने के लिए, स्वराज प्राप्त करने के लिए, इसी सब चीज़ के लिए तो चीज़ें हो रही थी कि क्यों हो रहा था ये सब चीज़ें। तो अब ये इस एक धीरे धीरे जो है यही क्रांतिकारियों का आंदोलन एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। तो आगे चल के इसको नाम दिया गया गदर आंदोलन का। नाम किसका दिया गया? गदर आंदोलन का नाम दिया गया। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा 1913 में, 1913 जगह थी अमेरिका। अमेरिका की एक जगह थी पोर्टलैंड। अमेरिका की एक जगह थी पोर्टलैंड। पोर्टलैंड में एक हिंद एसोसिएशन की स्थापना की गई। किसके द्वारा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जाता है। नाम था सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना। एक थे हरनाम सिंह और एक लोग थे परमानंद सिंह। ध्यान दीजिएगा, जो 1913 में अमेरिका के पोर्टलैंड में एक हिंद एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो आप नाम याद जरूर रखिएगा। सोहन सिंह भाखना, आईएएस में क्वेश्चन एक बार आ चुका है। सोहन सिंह भाखना, हरनाम सिंह और परमानंद सिंह, ये तीनों लोग। ये अब हिंद एसोसिएशन की स्थापना करने की वजह क्या थी? बात ये थी, देखिए, कि स्थापना करने का मतलब कि अपनी आवाज़, आप अगर आज़ाद नहीं हैं तो अपनी आवाज़ को उस हुकूमत तक पहुंचाना जिसके कैद में आप जी रहे हैं। तो इस बात को आप समझिएगा कि अब अपनी आवाज़ उठाने के लिए एक हिंद एसोसिएशन की इन लोगों ने स्थापना की, लेकिन बाद में इनको ऐसा लगने लगा कि लग रहा है कि अब इससे जो है काम नहीं चलेगा। तो अब इन लोगों ने क्या किया कि तीनों लोगों ने मिल करके उसमें अपनी सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम पत्र और पेपर थे। आज की तरह सोशल मीडिया नहीं है कि बैठे दो चार बात बोले, 5 लोगों ने उल्टा सीधा कमेंट किया और आप पढ़े, कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ गलत बातें हैं, समझ गए। और लोगों के मुंह को आप नहीं रोक सकते, बंद नहीं कर सकते। वो अभिव्यक्ति की आज़ादी अब अपने आप में सबको होती है, सबको बोलने का, अपने बातों को रखने का सबका एक अधिकार होता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन आप जब पढ़ेंगे तो इस बातों को जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो इन लोगों ने क्या किया, एक अखबार प्रसारित किया जिसका नाम रखा गदर अखबार। गदर अखबार का नाम रखने से इसका मतलब ये नहीं होगा कि मार काट वाला नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं था। तो वो भी गदर अखबार रखा गया। इस अखबार के सूत्र के द्वारा जो है अपनी बातों को जनता तक पहुंचाया जाने लगा। बाद में चल करके अब ये जो इसमें और लोग भी जुड़ने लगे, ये लोग तो मुख्य रूप से थे ही, कुछ लोग और लोग जुड़ने लगे, तो ये एक पार्टी बन गई जिसका नाम रखा गया गदर पार्टी। गदर पार्टी। और आगे चल करके अमेरिका, कहाँ गया अमेरिका? ये अमेरिका की एक जगह थी फ्रांसिको में एक आश्रम बनाया गया जिसका नाम रखा गया युगांतर। तो कभी भी अगर गदर पार्टी से रिलेट करके युगांतर का नाम आता है तो बात को समझिएगा। और जगह पूछ ली जाती है, जगह का नाम पूछ लिया जाता है अमेरिका में, कौन सी जगह थी, ठीक है, किस उस आश्रम का नाम बताइए जो गदर पार्टी से क्या था, संबंधित था। तो आप इस तरीके से देखें कि क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। अब हमको ये चीज़ देखना चाहिए कि प्रथम चरण में ये सारी घटनाएं हुई, द्वितीय चरण में इससे भी भीषण और भी देश में अराजकता का माहौल आया। अपने स्वतंत्रता के लिए हमारे नवयुवकों ने एक से एक ऐसे कदम उठाए जो गांधीवादी विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ थे। और गांधी जी बाद में इसी वजह से नाराज़ होकर के असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। कुछ बातों को लेकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो वहाँ से फिर क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण स्टार्ट हुआ था। तो हमने बताया कि 1919 से लेकर 1947 जब हम स्टार्ट करेंगे गांधीवादी आंदोलन का, तो उसमें जब असहयोग आंदोलन पढ़ाएंगे तो उससे रिलेट करके जो है क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा जो चरण होगा उसको हम शुरू करेंगे। उससे पहले हम एक देखेंगे कि होम रूल आंदोलन क्या था।
होम रूल आंदोलन। पहले तो इसका कोई मतलब बताएगा, इसका क्या मतलब होता है होम रूल? अच्छा, हम एक बात एक चीज़ पूछें आपसे कि क्या इससे पहले, अभी जब ये प्रक्रिया सारी चल रही थी, बंगाल का विभाजन, उससे पहले गरम दल नरम दल की स्थापना, जो इनकी जो विचारधारा के लोग जो आए, और कांग्रेस का विभाजन हुआ, फिर उसके बाद आपने देखा क्रांतिकारी आंदोलन हुए, तो क्या उस समय तक, अभी तक की मैं जो बात कर रहा हूँ, अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है, कहीं आपको एक चीज़ देखने को मिला कि इस देश में कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए बना हो जिसको फॉलो करते हुए चलना हो? ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपका परिवार बड़ा है और वहाँ एक रूल रेगुलेशन के तहत आप नहीं चलेंगे, तो कुछ समय बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी कि परिवार में एकता ख़त्म हो जाएगी और परिवार आपका बिखर जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बिना रूल रेगुलेशन को एक समायोजित तरीके से किसी संस्था या परिवार को चलाया जाना, संस्था और परिवार में बहुत डिफरेंस होता है। आप सामाजिक मुद्दे, सामाजिक न्याय जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें इस टॉपिक को अच्छे से विस्तार से समझाऊँगा। तो हम पहले आते हैं इस चीज़ को, तो होम रूल लीग की स्थापना। तो उस समय हम चीज़ देखेंगे कि एक जगह का नाम आयरलैंड, आयरलैंड में। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपके देश में जितने भी समाज सुधारक थे, ऐसे विचारक थे, ऐसे मान और प्रतिष्ठा के जो धनी व्यक्ति थे, तो जिनके अंदर गुण होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके अंदर एक प्रशासक का गुण है और आप एक ज़िले के डीएम हैं और उस ज़िले को अगर आप संतुलित तरीके से चला ले जा रहे हैं, तो क्या वो डीएम अपने परिवार को व्यवस्थित तरीके से नहीं रख सकता है? अगर परिवार चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर चाह ले तो बिल्कुल रख सकता है, ठीक है। तो उसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन होंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं उसको इसलिए इंटरलिंक यहाँ पे कर रहा हूँ कि कुछ उस समय की ऐसी घटना थी आयरलैंड में, जहाँ पे होम रूल लीग का एक नियम बना था, जिसके तहत यहाँ की जनता को, यहाँ की व्यवस्थापिका को क्या किया था, कंट्रोल किया जा रहा था और सारा सिस्टम बहुत ही अच्छे से चल रहा था। तो एक लोग थे जिनका नाम बहुत ही एनी बेसेंट। तो उन्होंने जब देखा कि भारत में भी कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं और हमें जो है भारत की जनता का इस समय साथ देना चाहिए, हमारे समझ से एक ऐसा नियम और कानून होना चाहिए जो सब पे लागू हो और व्यवस्थित तरीके से, सुचारू ढंग से वहाँ की व्यवस्था को चलाया जा सके। तो 1914 में एनी बेसेंट के दिमाग में ये बात आई और इससे प्रेरित होकर, आयरलैंड के होम रूल लीग से प्रेरित होकर के, इन्होंने इंडिया में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, स्थापना के बाद, इसके बाद इन्होंने अरुंडेल, ये एक ब्रिटिश अधिकारी ही थे, तो ये जो है इनको क्या बनाया गया, सचिव बनाया गया, होम रूल लीग की ये सचिव बनाया गया, ठीक है, ये सचिव बनाया गया, सेक्रेटरीट बनाया गया, ठीक है। इनके साथ दो लोग का नाम और आता है, जिनका नाम था एक वीडी वाडिया और एक का नाम आता है रामस्वामी अय्यर। तो हम देख रहे हैं कि एक व्यवस्थित, संगठित, सुचारू रूप से एक नियम कानून का एक जो ढांचा जो था, धीरे धीरे तैयार होने लगा था। बाद में जाकर के इससे जो है, इसी से होम रूल लीग से जवाहरलाल नेहरू और फिर बाद में चल करके मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे जो भी नेता थे, गरम दल और नरम दल के जो नेता थे, आकर के इस लीग से क्या हुए, जुड़ने लगे। 1916 में एक और अधिवेशन हुआ। 1916 में अधिवेशन कहाँ हुआ था, कौन बताएगा? हाँ बोलिए। गुड। 1916 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? लखनऊ में। 1916
का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? मजूमदार जी बनाए गए थे। अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? मजूमदार जी बनाए गए थे। तो ये माना जाता है कि 1916 का जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है जो गरम पंथ या फिर उग्रवादी विचारधारा के लोग थे, उग्रवादी विचारधारा के लोग थे, जो बाद में बताया था 1907 में क्या हो गए थे, एक दूसरे से अलग हो गए थे। थोड़ा सा स्टेट पे मुझे डाउट हो रहा है, 1917 था या 16 था, आई थिंक ओके 1916, ठीक है। तो ये जो विचारधारा के लोग थे, जो पहले क्या हुए थे, अलग हो चुके थे, वो आकर के इस लीग से जुड़ने लगे, इस लीग से जुड़ने लगे। इसके साथ साथ कांग्रेस का जो विभाजन, कांग्रेस भी आकर के इसमें जुड़ गई। तो माना जाता है कि कांग्रेस का विभाजन 1907 और कांग्रेस का जो मतलब कि कांग्रेस ने जो समर्थन किया रूल लीग का, 1916 में आकर किया, किस अधिवेशन में? लखनऊ के अधिवेशन में किया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मजूमदार जी थे। ठीक है, अब इन सब बातों को थोड़ा पीछे छोड़ते हुए एक बात हम बड़े अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आज के बाद 2 से 3 दिन तक जो है क्लास ऑफ रहेगी, और उसका रीज़न ये है कि थोड़ा सेटअप मैं तैयार करवा रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि आपके पास एक अच्छी से अच्छी वीडियो पहुँच पाए। वीडियो के साथ साथ क्लास में जो अव्यवस्थाएं हैं उसको सुधारा जाए और व्यवस्थित तरीके से पढ़ा जाए। ठीक है, तो वीडियो तो अपलोड 2 से 3 दिन तक नहीं हो पाएगी, मेरी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी इस चीज़ को करें। लेकिन क्लास जो ऑफलाइन जो क्लासेस हैं वो चलती रहेंगी आपकी, और उसका प्लेस आपको मैसेज कर दिया जाएगा कि किस प्लेस पे चलेगी, और ध्यान रहे कि इस बात को। उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग जो है, जितनी भी चीज़ें हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो 2 से दिन में अपलोड कर दी जाएंगी। तो इसी के साथ मैं क्लास को थैंक यू कहना चाहूँगा, और नेक्स्ट क्लासेस आगे होंगी। ओके, थैंक यू।